हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है ये वाली थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे कि ये थ्योरम है क्या, फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहले थ्योरम रीड कर लेते हैं। इफ़ m एंड n आर क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस h। मेरे पास h कोई हिल्बर्ट स्पेस है, उसके मेरे पास m और n दो यहाँ पे क्लोज्ड लीनियर सब स्पेसिस हैं। ठीक है, और किस तरीके से हैं दोनों क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस कि m ऑर्थोगोनल टू n। ठीक है, कि m ऑर्थोगोनल टू n, इसका मतलब क्या है कि m के जितने भी वेक्टर्स हैं वो n के वेक्टर्स सभी वेक्टर्स के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, देन द लीनियर सब स्पेस m प्लस n इज आल्सो क्लोज्ड। अब देखो, सबसे पहले हमें देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है। क्लियर? तो ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए, तभी तो थ्योरम का प्रूफ कर पाएंगे। देखो, H मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, इसके मैंने दो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ले लिए M और N। इतना क्लियर? और ये दोनों किस तरीके से लिए कि M ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल टू N के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि M के जितने भी वेक्टर्स हैं मेरे पास वो N के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ही वेक्टर N के साथ ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे मतलब M के जितने भी वेक्टर हैं, मतलब M के अंदर जितने भी हैं सब के सब N के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। इतना क्लियर? ये चीज़ तो है हमें बेटा यहाँ पे गिवन, एंड साथ में एक चीज़ और गिवन दे दी कि M प्लस जो N है मेरे पास, जो M और N का यहाँ पे सम है, वो भी मेरे पास क्या है, लीनियर सब स्पेस। वो भी मुझे लीनियर सब स्पेस गिवन है। सिर्फ मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, M जो है वो क्लोज्ड हो जाए। सॉरी बेटा, M क्या हो जाए, मेरे पास क्लोज्ड हो जाए। अब देखो, किसी भी सेट को अगर मुझे क्लोज्ड प्रूफ करना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट हैं वो सब उसी के अंदर हो, उससे बाहर ना हो। जैसे कि मेरे पास ये नंबर लाइन पे कोई एक सेट है S। ठीक है, तो मेरे पास जो भी लिमिट पॉइंट आएगा या तो वो सेट के अंदर होगा या सेट के बाहर होगा। दो ही पॉसिबिलिटी होगी। जब हमारे पास किसी भी सेट की लिमिट आती है, या तो वो सेट के अंदर से आती है या सेट के बाहर से आती है। तो यहाँ पे क्लोज्ड हम कब कहेंगे, जो भी जितने भी मतलब लिमिट्स पॉइंट्स हमारे पास आते हैं इस सेट के, वो सभी के सभी इसके अंदर प्रेजेंट हो, बाहर ना हो। क्लियर? दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे कह देते हैं, जैसे हमारे पास लिमिट्स पॉइंट आ गए तो लिमिट्स पॉइंट के सेट को हम रियल एनालिसिस में क्या बोलते हैं, ड्राइव सेट। तो ये होता है S डैश, इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये कंटेन हो जाए S में। सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट कंटेन इन S, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट है, एवरी लिमिट पॉइंट वो मेरे पास हो इन S में। जितने भी लिमिट पॉइंट है, कोई भी लिमिट पॉइंट बाहर से नहीं आना चाहिए, सभी के सभी लिमिट पॉइंट मेरे पास S के अंदर ही होने चाहिए। इतना क्लियर? तो बेटा देखो, मेरे को ये चीज़ करना है कि लिमिट पॉइंट इसके अंदर से आए, तो मैं क्या करूँगी, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब इसका लिमिट पॉइंट मान लूँगी। लिमिट पॉइंट को इसके अंदर लेके जाना है ना, लिमिट पॉइंट का जो सेट है उसको इसके अंदर लेके जाना है। तो जब हम कंटेनमेंट दिखाते तो कैसे करते, इसका कोई एक पॉइंट में मान के चलूँ और फिर दिखा दूँ वो इसके अंदर होगा। यही तो होती है कंटेनमेंट, कि इससे लेके चलूँ और इसके अंदर दिखा दूँ। तो मतलब इसके आर्बिट्रेरी लेके चलूँगी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि सभी के लिए। ठीक है, एक ले लिया, फिर दूसरा लेंगे, सेम प्रोसेस चलेगा, फिर तीसरा लेंगे, सेम प्रोसेस, सब इसके अंदर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे और हम दिखा देंगे कि वो क्या होगा, S का ही एलिमेंट होगा, X के अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं होगा। इतना क्लियर? यहाँ से समझा दिया। देन ये भी बता दिया कि कोई भी लिमिट पॉइंट लो, सब इसके अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके प्रूफ पर चलते हैं। हमें समझ आ गया क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब देखो गिवन प्रूफ पे। ठीक है बेटा, प्रूफ गिवन डेट M और N मेरे पास क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, किसके, हिल्बर्ट स्पेस के। अभी बताया किस तरीके से है कि ऑर्थोगोनल है।
m ऑर्थोगोनल टू n एंड m प्लस n मेरे पास क्या है यहाँ पे लीनियर सब स्पेस, यहाँ तक गिवन था मेरे पास। मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ये लीनियर सब स्पेस है ये क्या हो मेरे पास क्लोज्ड। तो क्लोज्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सब के सब इसके अंदर से आने चाहिए, बाहर से नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो या हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते जो डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट कंटेन इन एस, सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट का जो सेट बनेगा मेरे पास वो कंटेन होना चाहिए एस में। तो एस में कंटेन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जब कंटेनमेंट दिखाते हैं कि इसका एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेके चलो और इसके अंदर दिखा दो, यही तो चीज़ होती है। यहाँ पे भी मैं वही बात बोल रही हूँ, कोई भी लिमिट पॉइंट लो इसके अंदर दिखा दो, अगर वो आर्बिट्रेरी इसके अंदर चली गई तो इसका मतलब सब के सब इसी के अंदर है, ठीक है। यहाँ से भी समझ सकते हो आसान भाषा में, और यहाँ से बाय द डेफिनेशन यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लो, इसके अंदर से आर्बिट्रेरी पॉइंट किस तरीके का आएगा कि वो लिमिट पॉइंट होंगे किसके, एस के, ठीक है। और वो मुझे दिखाना है कि वो सेट का ही एलिमेंट है, क्लियर। तो देखो मेरे को ये क्लोज दिखाना है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये कंटेन करेगा ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आर्बिट्रेरी यहाँ पे मान लेती हूँ बेटा, मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी मान लिया जेड, कि जेड मेरे पास एक लिमिट पॉइंट है m प्लस n का, क्लियर। आर्बिट्रेरी ले लिया, अगर ये m प्लस n के अंदर चला जाएगा तो इसके मतलब इसकी जितनी भी लिमिट्स पॉइंट है आप कोई भी लो, सेम प्रोसेस चल के इसी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ करने का प्रोसेस होता है। और जनरली लैंग्वेज में हम जैसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि एक चला गया फिर सेम प्रोसेस करो, वो भी दूसरा भी चला जाएगा, तीसरा भी चल जाएगा, उसके अंदर जितने भी हैं वो सबके सब उसके अंदर चल जाएंगे। तो सिंपली हम एक दिखा देते हैं, तो उससे जो एक यहाँ पे दिखाते हैं वो आर्बिट्रेरी होता है, उसी से प्रूफ हो जाता है कि ये चीज़ कंडीशन ट्रू है, ठीक है बेटा। तो मैंने इसके अंदर से एक पॉइंट ले लिया जेड, जेड क्या है मेरे पास, लिमिट पॉइंट है m प्लस n का, जिसको क्लोज्ड प्रूफ करना है। यहाँ पे मैंने सेट s के लिए बताया था, यहाँ पे जिसको क्लोज प्रूफ करना है उसके अंदर से एक लिमिट पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब इसी को लेके बता देते हैं, मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे दिस m प्लस n है। अब मुझे दिखाना है कि क्लोज्ड है, इसका मतलब इसकी जो भी लिमिट पॉइंट होंगे या तो वे बाहर होंगे या वो यहाँ पे होंगे। तो बाहर वाले हमने नहीं लेने, हमें सेट के अंदर दिखाना है क्लोज्ड के लिए, ठीक है, कि जो भी लिमिट पॉइंट मैं लूँ वो सेट के अंदर होना चाहिए। तो मैंने जेड जो है यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट मान लिया, तो ये जेड क्या है मेरे पास, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी, बट मुझे क्या दिखाना, क्लोज्ड। तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो लिमिट पॉइंट है ये इसके अंदर होना चाहिए, मतलब इससे बिलोंग करना चाहिए, बाहर का नहीं लेना, ठीक है। तो जेड अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि जेड बिलोंग्स टू m प्लस n, मतलब सेट के अंदर से आए। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो, ये चीज़ कर लिया। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जेड लिमिट पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे कोई ना कोई m प्लस n की, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि सिंस जेड इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, तो अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस तो आई होगी इसके पॉइंट्स की जो इसको कन्वर्ज कर रही होगी, क्योंकि जब भी हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस आती है, ठीक है। जब भी हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस तो आती है, जैसे जेड एन कन्वर्ज टू दिस, तभी तो लिमिट पॉइंट होगा। इसके जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे m प्लस n के, उन पॉइंट्स की एक सीक्वेंस बनी होगी, तभी तो वो कन्वर्ज कर रही होगी जेड को, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। और इसको दूसरी डेफिनेशन में हम कब कह देते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी जेड एन इक्वल टू जेड, ये तभी तो लिमिट पॉइंट बना, यहाँ पे लिमिट आ गया, ठीक है, कि जेड क्या हो गया मेरे पास, लिमिट पॉइंट बन गया, क्लियर। तो अगर मेरे पास ये लिमिट पॉइंट है इसका, तो इसके पॉइंट्स की एक सीक्वेंस बनी होगी, किस तरीके से बनी होगी कि वो सीक्वेंस जो जेड एन है वो कन्वर्ज कर रही होगी इसको, तभी तो लिमिट पॉइंट बना। इतना क्लियर बेटा। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है मुझे कि m ऑर्थोगोनल टू n, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि m के जितने भी वेक्टर्स है, जैसे x है,
ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, एम के जितने भी वेक्टर्स हैं, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं सब के सब एन के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देन एम इंटरसेक्शन एन इक्वल टू, मतलब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ 0 वेक्टर है। अब ये कैसे आया, तो इसको बेटा ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ इसका प्रूफ, तो प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, और ये जो चीज़ है मैंने आपको नॉर्मली बता दी है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ जाना, इसके जितने भी वेक्टर्स हैं सबके सब एन के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल। इतना क्लियर ना, जितने भी वेक्टर्स हैं सबके सब, जैसे हम करते थे ना दिस, तो मैं कहती थी ये इसके सभी वेक्टर्स के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, मतलब दिस ऑर्थोगोनल टू एन। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर यहाँ पे m ऑर्थोगोनल है इसके साथ, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक वेक्टर ऑर्थोगोनल था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा m है, तो इसका मतलब इसके सारे के सारे वेक्टर इसके साथ ऑर्थोगोनल है। आगे जो डेफिनेशन हम निकालते हैं कि ये n के सारे वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल होगा, फिर इनर प्रोडक्ट 0 होगी, वो आगे की प्रोसेस है, पर यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ये ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे m है, तो मतलब इसके सारे के सारे वेक्टर क्या है, इसके साथ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि जो हमें यहाँ पे बोला गया है कि m और n की इंटरसेक्शन में, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, 0 वेक्टर है। इसका प्रूफ देखते हैं, मैं मान लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे कि इनके अंदर 0 वेक्टर ना होके हमने यहाँ पे कोई एक वेक्टर x मान लिया जो इनकी इंटरसेक्शन में है। इतना क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन में मैंने x मान लिया, तो x बिलोंग करेगा m से एंड x बिलोंग करेगा n से। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी उनकी दोनों की इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो तभी जाता है जब दोनों में कॉमन हो। तो इनकी इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे m क्या है, ऑर्थोगोनल है n। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं बोल रही हूँ कि m के जितने भी वेक्टर्स हैं सब के सब n के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू m, तो इसके अंदर x भी है, तो इसका मतलब x भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। सॉरी, यहाँ पे बिलोंग का साइन लग गया बेटा। x भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा n के। बात समझ आई? मैंने इस डेफिनेशन को क्या बताया कि m के जितने भी वेक्टर्स होंगे सब के सब n के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो m में मेरे पास x भी तो है, तो मतलब x भी ऑर्थोगोनल होगा मेरे पास n के, बाय दिस। ठीक है, अब x अगर n के साथ ऑर्थोगोनल है तो x क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा इसके सभी वेक्टर्स के साथ। n के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं सबके साथ ऑर्थोगोनल होगा। अब बेटा जी यहाँ पे x के अंदर x भी तो है, तो अगर ये इसके सब वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि x ऑर्थोगोनल होगा x के। इतना क्लियर हुआ? या आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये चीज समझ आ गई? इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो, x भी x के साथ ऑर्थोगोनल होगा क्योंकि ये n के सभी वेक्टर्स के साथ है, तो n के अंदर तो x भी है मेरे पास, तो ये x के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। x के साथ अगर ये ऑर्थोगोनल है तो x के साथ क्या देगा, इनर प्रोडक्ट क्या देगा मेरे पास, इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो होता है, कोई वेक्टर किसी के साथ ऑर्थोगोनल है, किसी वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, तो वो क्या देता है, इनर प्रोडक्ट क्या देता है मेरे पास, 0। तो यहाँ पे अगर ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो ये क्या देगा, इक्वल टू 0 इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूँ बेटा नॉर्म में और इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। मेरे पास जब इनर प्रोडक्ट ऐसे होती है तो इसको नॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर? सेम शक्ल के दिखाई दिए तो सीधा नॉर्म में चेंज कर दिया करो बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ गया। अब मेरे पास इसका स्केयर इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। क्लियर? अगर नॉर्म के अंदर कोई वेक्टर है उसकी नॉर्म 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, वो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो कहीं पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ से मैंने लिख दिया x इक्वल टू 0। बेटा ये क्या हुआ,
देखो मैं लेके चली, मुझे प्रूफ करना था कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर है। मैं लेके चली कि 0 वेक्टर नहीं, कोई ना कोई x यहाँ पे है मेरे पास वेक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने दोनों में कॉमन है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, m ऑर्थोगोनल है टू n के, तो मतलब m के सारे वेक्टर n के ऑर्थोगोनल होंगे, तो इसका मतलब x भी ऑर्थोगोनल होगा n के। अब x ऑर्थोगोनल है टू n के, तो इसका मतलब इसके जितने भी वेक्टर्स होंगे x उनके ऑर्थोगोनल होगा। तो n के अंदर x भी तो है, तो x ऑर्थोगोनल हो गया x के। अब बेटा जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऑर्थोगोनल है तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 0। तो जो वेक्टर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन लेके चली थी बेटा, वो तो मेरे पास 0 ही वेक्टर बन गया। इसका मतलब मैं गलत सोच रही थी कि यहाँ पे 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा जो इनकी इंटरसेक्शन में है, बट जिसको मैं लेके चली वो तो 0 ही बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये दोनों ऑर्थोगोनल है तो इनकी दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर ही आएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ तक का हमारे पास पूरा। अब इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन मेरे पास 0 वेक्टर आ गया तो मेरे पास जो Zn है, ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे कहाँ से मानी, m+n से मानी है, तो ईच Zn कैन बी यूनिकली रिटन एज दिस। ठीक है, आपने बेटा एक चीज़ सुना होगा अपनी ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा में, डायरेक्ट सम वाला। ठीक है, कि मेरे पास जैसे v इक्वल टू W1 दीजिए 2 सब स्पेस है, डायरेक्ट सम। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि v इक्वल टू W+K1 लीनियर सम में, और जो यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है वो मेरे पास दिस। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये भी है m+n। ठीक है, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास, 0 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ था कि अगर इस तरीके से है तो v का जो भी मेरे पास यहाँ से जो भी मेरे पास वेक्टर होगा उसको हम इस तरीके से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिकली रिटर्न में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, एक इसका आएगा, एक इसका आता है, एक इसका वेक्टर आता है, इस तरीके से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आप वो लॉजिक ले सकते हो। तो मेरे पास m+n है और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या, 0 वेक्टर है, तो जो मेरे पास ये Zn आएगा, ठीक है, तो हम इसको यूनिकली रिटर्न कर सकते हैं इस फॉर्म में। और ये फॉर्म किस तरीके से बनाई बेटा, वो चीज़ देखो, ये xn जो लिया है मैंने m से लिया है, क्योंकि Zn जो आया मेरे पास m+n से आया है। तो Zn जैसे मेरे पास बनेगा वो कैसे बनेगा, एक m से आएगा प्लस दूसरा मेरे पास yn से आएगा, सॉरी n से आएगा, yn जो आया है वो n से आएगा। इसको समझने की कोशिश करना, Zn मेरे पास इसके अंदर से आया है। ठीक है, तो वो किस तरीके की फॉर्म में होगा, एक वेक्टर इसका होगा प्लस और एक वेक्टर इसका होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये यूनिकली क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन 0 वेक्टर है, इसके अलावा कोई वेक्टर कॉमन नहीं है। क्लियर बेटा, ठीक है, वो चीज़ मैंने बता दी है कहाँ से आए, मतलब xn मेरे पास m से आया है, yn मेरे पास n से आया है। इतना क्लियर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस। ये हम सब जानते हैं कि मेरे पास जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कॉसी सीक्वेंस। तो यहाँ से मेरे पास Zn सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो m+n के जो पॉइंट्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है Z को। अब बेटा Z को कन्वर्ज करी तो इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुई ना, तो दिस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस, इसका मतलब ये क्या होगी मेरे पास, कॉसी सीक्वेंस। अब हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉसी सीक्वेंस। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कॉसी सीक्वेंस किस तरीके से होता है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, यहाँ पे हम कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव लेते हैं, जो एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n डैश। आपके नोट्स में यहाँ पे n दिया हुआ है तो मैंने n डैश किया है, क्योंकि m और n ऑलरेडी हमें सब स्पेसिस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n डैश इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, सच डैट Zm माइनस के Zn नॉर्म है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर m और n, जो मेरे पास ये m और n
ग्रेटर देन इक्वल टू एन डैश। अब मेन चीज़, हम जब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, अगर जनरली हम देखें तो मेरे पास एक एप्सिलॉन पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसके बाद मेरे पास सीक्वेंस की जो भी टर्म्स आएंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। समझ आया बेटा? जैसे मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंसेस की टर्म्स चल रही है, यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आते चले जाएंगे, तो एक नंबर मेरे पास एन डैश ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद, ये बाद ही तो है, जिसके बाद मेरे पास जो यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म आएंगी जेड एम और जेड एन, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस जो क्या दिखाता है मेरे नॉर्म क्या दिखाता है मेरे पास, डिस्टेंस को ही दिखाता है ना, कि जेड एम की और जेड एन की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन होगी एप्सिलॉन से। मतलब यहाँ पे मैंने फिर भी बड़ा दिखा दिया, अगर आप माइक्रोस्कोप से लगा के देखोगे तो डिस्टेंस दिखाई देगी, मतलब बिल्कुल ही, मतलब पास पास में होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे के पास। मैंने बोला ना एप्सिलॉन मेरे पास बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आया कि एक जब पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स है हमारे पास जेड एम और जेड एन, ये सीक्वेंस की तो है मेरे पास, जो सीक्वेंस है यहाँ से एम एन, तो इसके सीक्वेंस के ही तो पॉइंट है ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। इतना क्लियर हो गया बेटा यहाँ से? अब देखो आगे क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। फिर मेरे पास जेड एम किस तरीके से आएगा, जेड एम आएगा यहाँ पे एन की जगह एम लिख दो, एक्स एम प्लस के वाई एम, तो एक्स एम प्लस के वाई एम माइनस जेड एन की वैल्यू ये है। सिमिलरली एक्स एम माइनस के एक्स एन प्लस वाई एम माइनस के वाई एन। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बेटा पाइथागोरन रिलेशन। ये क्यों यूज़ किया है, पहले हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्यों यूज़ किया है। इफ़ एक्स और वाई, एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई, देन मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दोनों वेक्टर का सम करके स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन आएगा ये तब आएगा जब मेरे पास दोनों वेक्टर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो बेटा जी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है m ऑर्थोगोनल टू n, और मेरे पास जो xm और जो xn है वो कहाँ से आ रहे हैं, m से, और जो मेरे पास ym है और yn है वो कहाँ से आ रहे हैं, n से। आप देख सकते हो एक बार, xn m से आ रहे हैं, yn n से आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब मेरे पास ये क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। समझ आ रहा है बेटा, क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। शुरू में स्टेटमेंट में ही बताया था, देखो एक बार, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। अब देखो m मेरे पास लीनियर सब स्पेस है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा xm प्लस, सॉरी माइनस है ना बेटा, यहाँ पे माइनस xm माइनस xn, ये भी मेरे पास m से बिलोंग करेगा, और ym माइनस के yn भी मेरे पास n से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी लीनियर सब स्पेस है बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सब स्पेस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इसके जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब के सब n के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मेरे पास m के अंदर ये भी तो है, तो ये भी क्या होगा, n के वेक्टर्स के साथ क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थोगोनल, मतलब n के साथ ऑर्थोगोनल। अब ये वेक्टर n के साथ ऑर्थोगोनल है, इसके मतलब इसके सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल है, तो ये भी तो इसके अंदर है, तो xm माइनस के xn ऑर्थोगोनल होगा ym माइनस के yn। बात समझ आई? क्या किया, ये इसके हैं, ये इसके हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सब स्पेस, ये इससे बिलोंग करेगा, ये इससे, दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब इसके सारे के सारे वेक्टर्स इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये इसका वेक्टर है तो ये भी इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा। इसके साथ ऑर्थोगोनल होने का मतलब है इसके सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल, तो ये भी तो इसका वेक्टर है तो इसके साथ ऑर्थोगोनल। तो देखो मेरे पास इस x की जगह है मेरे पास ये, और y की जगह है, मैं बता रही हूँ इसको अपॉन में मत समझना, y की जगह ऐसे कर देते हैं,
कभी कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। y की इसकी जगह है y, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा ऑर्थोगोनल हो गया। क्लियर, यहाँ पे इसको मैंने x ऑर्थोगोनल, दिस इज y, तो x ऑर्थोगोनल y आ गया। तो मैं अब यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम लगा सकती हूँ। और पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है बेटा मेरे पास, देखो यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम कहती है कि अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल है तब मैं इन दोनों का सम का स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसके नॉर्म का स्क्वायर प्लस इसके नॉर्म का स्क्वायर। तो मैंने इसके नॉर्म का स्क्वायर कर दिया प्लस इसके नॉर्म का स्क्वायर कर दिया और सब चीज़ें एज इट इज़। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी, क्यों? अब देखो इन दोनों का सम लेस देन है एप्सिलॉन स्क्वायर से, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद भी ये एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा है। तो इसका मतलब अगर मैं अलग अलग लूँ तब तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बात समझ आई कि दोनों को ऐड करने के बाद भी ये छोटा है एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो इसका मतलब ये सिंगल सिंगल भी छोटे होंगे। समझ आ गई बात, ठीक है, माइंड में सेट हो गया। जैसे कि अगर मैं इसको आपको बताऊं, मेरे पास एक ये है, ठीक है, और एक ये है, इसको मैं ये मान के चल रही हूँ, इसको ये, ठीक है। इन दोनों का सम करने के बाद भी ये मेरे पास इससे छोटा ही रहेगा। क्लियर, मतलब एक ये है एक ये है, इन दोनों का सम किया तब भी ये इससे छोटा ही रहेगा। इतना क्लियर। तो इसका मतलब ये सिंगल भी तो इससे छोटा होगा, समझाने के लिए है बेटा, ठीक है। ये क्योंकि दोनों को ऐड करके छोटा आ रहा है, तो अलग अलग तो और ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। क्लियर, तो ऐसे समझना अच्छा होता है। इतना क्लियर, यहाँ तक आ गया बेटा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास रिमेनिंग ये पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। अब बेटा यही तो मेरे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि एक n मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन मेरे पास क्या है, गिवन है पॉजिटिव, कोई भी वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली ये कि मेरे पास ये दो सीक्वेंस की दो टर्म्स आए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। समझ आ गया बेटा कैसे किया, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो xn है वो ये xn जो सीक्वेंस है और जो yn सीक्वेंस है ये क्या बन गए मेरे पास कॉची सीक्वेंसेस। और xn कहाँ से आ रही बेटा, m में से, m से ही तो आ रही है। और जो मेरे पास yn सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस, ये कहाँ से, n से। इतना क्लियर हो गया। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा एग्जिस्ट किया होगा यहाँ पे, जिसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। ये नियर बाय होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ये मैंने आप इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल स्मॉल बना दूंगी तो दिखाई नहीं देगा, तो दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ से मेरे पास कॉची सीक्वेंस बन गई दोनों, xn भी और yn भी। अब आगे देखो, बट m और n आर कंप्लीट बीइंग क्लोज्ड लीनियर सब स्पेसिस ऑफ कंप्लीट स्पेस H। तो यहाँ पे बोला गया है कि m और n मेरे पास जो सब स्पेसिस है वो क्या है, मेरे पास कंप्लीट है। क्यों, क्लोज्ड की वजह से। अब देखो ये कैसे आया पूरा प्रोसेस, इसको समझो। मेरे को पता है एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज ए बनाक स्पेस, तो H जो मेरे पास यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बनाक स्पेस। इतना क्लियर। क्या बोला गया, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज बनाक, मतलब जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो बनाक होंगे। तो H भी तो हिल्बर्ट है तो ये बनाक स्पेस भी होगा। अब बनाक स्पेस है बेटा तो ये क्या होगा मेरे पास, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। एक तो ये होता है मेरे पास, दूसरा होता है कंप्लीट, यही होता है ना,
ठीक है। तो एच मेरे पास क्या बन गया यहाँ से, कंप्लीट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट स्पेस। समझ आ गया कहाँ से आई ये लाइन, ठीक है। तो हम बनाक स्पेस किसको बोलते हैं, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस। इतना यहाँ से क्लियर, ठीक है। अब देखो अगली लाइन हम पढ़ते हैं, यहाँ से ये चीज़ समझने की कोशिश करो। ए सब स्पेस ऑफ ए बनाक स्पेस इज ए बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास कोई भी बनाक स्पेस है, यहाँ पे एच बनाक स्पेस है, तो अगर इस बनाक स्पेस का कोई सब स्पेस है, अगर वो बनाक बन जाए तो इसका मतलब वो क्लोज्ड होगा, अगर वो क्लोज्ड है तो वो क्या होगा, बनाक स्पेस होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस है कि कहीं पे सब स्पेस जो है वो बनाक बन जाए तो क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड हो जाए तो वो बनाक होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एच क्या है, मेरे पास अब यहाँ से बनाक है, ठीक है बेटा, बनाक स्पेस है। और इसके मेरे पास दो, पहले एक के लिए कर लेते हैं, एम के लिए। तो एम मेरे पास क्या है, इसका सब स्पेस है। इतना क्लियर। अब ये जो सब स्पेस है बेटा, मुझे क्या गिवन दिया हुआ है, क्लोज्ड। देखो आप यहाँ पे जाके शुरू में एम और एन दोनों क्लोज्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्लोज्ड गिवन है, तो अब इसको मैच करो इससे। मेरे पास एक बनाक स्पेस है, एक बनाक स्पेस है, उसका एक सब स्पेस है दिस। अब वो सब स्पेस क्या है, मेरे पास क्लोज्ड है। अगर वो सब स्पेस क्लोज्ड है तो वो क्या बन जाएगा, मेरे पास बनाक। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, एम बन गया बनाक स्पेस। इतना क्लियर। सिमिलरली एन बन जाएगा, क्योंकि एच मेरे पास बनाक स्पेस है, एन उसका सब स्पेस है जो कि क्लोज्ड है, तो एन भी मेरे पास क्या बन जाएगा, बनाक स्पेस। इतना क्लियर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब देखो यहाँ से बेटा मेरे पास एम भी बनाक है, एन भी बनाक स्पेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, बनाक का मतलब मैंने अभी बताया नॉन लीनियर स्पेस और कंप्लीट। तो अभी हमें नॉन लीनियर वाले की नीड नहीं है, हमें कंप्लीट की नीड है। तो इसका मतलब एम क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्लीट, और एन भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्लीट। बाय द डेफिनेशन ऑफ बनाक, बनाक स्पेस जो होता है वो दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे पास मतलब बनाक स्पेस क्या होगा, कंप्लीट भी होगा, एन भी क्या होगा मेरे पास, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मेरे पास एम और एन दोनों के आगे कंप्लीट आ गए। अब समझ आ गया क्यों है कंप्लीट। और ये पूरा का पूरा खेल किस पे है, क्लोज्ड पे। सिर्फ पूरा का पूरा खेल क्लोज्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बेटा एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पे ध्यान से सुनना। मेरे पास एम और एन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो मेरे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस क्या होता है, मेरे पास अगर कोई भी सब स्पेस या स्पेस मेरे पास कंप्लीट होता है तो उसके अंदर जो भी कोसी सीक्वेंस होती है तो वो उसी के किसी पॉइंट पर क्या करती है, कन्वर्ज करती है। बात ध्यान से समझना, कोई भी स्पेस अगर कंप्लीट है तो उसका मतलब क्या है कि वो उसी के किसी पॉइंट पर, जो उसके अंदर जो कोसी सीक्वेंस होगी उसी के किसी पॉइंट पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो मेरे पास एम और एन मेरे पास क्या है, कोसी सीक्वेंस, कंप्लीट है। एम और एन मेरे पास क्या है, कंप्लीट है। तो उनके अंदर से यहाँ दो वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक्स एग्जिस्ट करेगा एम के अंदर से, वाई एग्जिस्ट करेगा एन के अंदर से, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करेगा कि जो मेरे पास एक्स एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी एक्स को और वाई एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वाई को। समझ आया। एम और एन है मेरे पास, दोनों कंप्लीट है। इसके अंदर कोसी सीक्वेंस जो है वो एक्स एन है, इसके अंदर जो कोसी सीक्वेंस है वो वाई एन है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट की डेफिनेशन से ये दोनों, ये वाली जो कोसी सीक्वेंस है, इन जैसे एक्स एन है कोसी सीक्वेंस हुई और ये एम क्या है, कंप्लीट है, तो इस एम के ही किसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एम के ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली वाई एन भी एन के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। इतना क्लियर हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, मेरे पास जेड क्या था, जेड वहाँ पे देखो क्या था,
जेड मैंने लिया था, जेड एन मेरे पास सीक्वेंस थी एम प्लस एन से, तो वो कन्वर्ट करी थी जेड को। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, जेड इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जेड एन, और ये कन्वर्ज करता है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास लिमिट पॉइंट है तो इस तरीके से, ठीक है। तो जेड बराबर मेरे पास ये हो गया, और जेड एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स एन प्लस के वाई एन। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज़ करेंगे, ये अंदर चला जाएगा, सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ से जैसे सेम इसका आया, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या, y इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी वाई एन। तो इसकी वैल्यू क्या मेरे पास y, इसकी वैल्यू क्या मेरे पास x, रख दी बेटा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो मैंने अभी आपको बोला था m प्लस एन, इनमें किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक मेरे पास इससे आएगा और एक इससे आता है, उनका ऐड कर दो, मतलब सम कर दो। तो देखो x मेरे पास किससे है, m से, y मेरे पास किससे है, सॉरी यहाँ पे n आएगा n से, ठीक है। एक बार क्लियर कर देते हैं, कभी अच्छे से ना दिखाई दे, n से। तो x प्लस वाई किससे आएगा बेटा, m प्लस n से, क्यों, क्योंकि इसमें एक वेक्टर इसका होता है और एक इसका। तो x मेरे पास किसका हो गया, m का, और y किसका हो गया, n का, और यहाँ पे प्लस, तो प्लस इस टाइप के होते हैं। तो ये मेरे पास जो x प्लस वाई है किससे बिलोंग कर गया, इससे, और ये किसके इक्वल है, z के, तो z बिलोंग कर गया इससे। तो बेटा हमारे पास मेन टारगेट क्या था कि मेरे पास ये लाइन, नंबर लाइन है, इस पे मेरे पास m प्लस एन ये है, तो इसका एक लिमिट पॉइंट माना था मैंने z। तो ये या तो ये बाहर प्रेजेंट होगा या अंदर, तो मैंने दिखा देगी जो मैंने ये आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट लिया था ये सेट के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो इसका मतलब अगर एक लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही आ गया तो मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इसके अंदर ही होंगे। तो ये वाला सेट जो मेरे पास जो m प्लस एन है ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है अपनी सारी की सारी लिमिट पॉइंट को। क्लियर, समझ आ गया। तो मेरे पास अगर कोई भी सेट अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर ले लेता है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड। तो यहाँ से m प्लस एन क्या बन गया मेरे पास, क्लोज्ड, जो कि मेरे पास मेन टारगेट प्रूफ करने का था। क्लियर, समझ आया। एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लिया, ठीक है, या तो वो बाहर होगा या अंदर होगा, तो वो अंदर आ गया, तो इसका मतलब सारे के सारे अंदर ही आ गए, सेट के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच।